तो कैसे हो सब लोग? हमारा जो सेगमेंट चल रहा है एनसीईआरटी का, उसमें हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, भूगोल। ठीक है, आज का जो चैप्टर है ना क्लास 10th का, चैप्टर 3 है वैसे। ठीक है, जल संसाधन सामने दिख रहा होगा। यानी जल कैसे संसाधन है, जल के संसाधन के रूप में कैसे यूज करते हैं, जल के बारे में बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती है जो तुम्हें नहीं पता हो, वो हर एक चीज इस चैप्टर में मिल जाएगा लगभग लगभग, जिसे तुम अच्छे से समझ सकते हो। और बहुत प्यार से समझाया गया इस पूरे चैप्टर में, तो तुम अच्छे से समझोगे। तो इसके लिए करना क्या है, तुम वीडियो के साथ बने रहो और वीडियो को लाइक तो कर ही दो। अगर इस पूरे चैप्टर में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोई पॉइंट अगर क्रिटिकल लग रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में दिए जाते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम उसके लिए जो क्वेश्चन है ना, या कुछ भी कंसर्न है तुम्हारा, वो कमेंट में लिख के बता दोगे। ठीक है, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि तुम्हारे वो जो कंसर्न्स है, यानी जो क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हम सॉल्व कर सके। ठीक है, उसके लिए ये करना पड़ेगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके एक साइड में से बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो ना, तुम्हें पता चल जाए। तुम्हें टाइम टेबल पहले हम बता दें, सुबह में 10 बजे हम द हिंदू करते हैं। द हिंदू का क्लास होता है सुबह का 10 बजे, और रात को 8 बजे आपका आता है किस चीज का क्लास? एनसीईआरटी का क्लास आता है। ठीक है, तो ख्याल रहे। तो ये टाइम पे तुम जल्दी आ जाओ, इसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम जल संसाधन का। पहले तो इन दोनों के बारे में बताया कि ये दो लोग हैं, दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं जल के लोग के, कि जल क्या है, जल कैसे ठंडा हो जाता है, ये सारी चीजें, जल कहाँ से आता है, पीने का पानी कितने हैं हमारे पूरी पृथ्वी पे, ये सारी चीजों को इसके डिस्कस कर रहे हैं एक स्टोरी बेसिस पे। लेकिन अब आगे देखते हैं हम, 3/4 जो धरातल है ना, 3/4 जो धरातल, पूरी पृथ्वी के 3/4 भाग जो है ना, जल से ढका हुआ है। लेकिन ये पीने वाले जल नहीं है पूरे। 3/4 भाग जल से तो ढका हुआ है, लेकिन पूरे पीने वाले नहीं है, अलवणीय है वो। ठीक है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य जो अलवणीय जल का अनुपात है वो बहुत कम है। ठीक है, जो हम पानी पीते हैं, जो मीठा जल जिसे हम बोलते हैं, जो हम पानी पीते हैं ना, वो उस पानी को जो प्रयोग में लाने वाले पानी है वो बहुत कम मात्रा में है। हमारे जल का अनुपात इसका क्या, बहुत ही कम है। 3/4 जो पानी है ना, ये 3/4 पानी पूरा तुम टोटल नहीं पी सकते। ठीक है, क्योंकि सब के सब लवणीय जल होते हैं। बहुत कम जो जल है वो अलवणीय जल है। ठीक है, और ये अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से ही प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। जल ये नहीं होता कि जल खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, अब जिस प्रकार से हम उसका यूज कर रहे हैं उससे तो खत्म हो ही सकता है, खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन देखो, जल नवीकरणीय स्रोत है एक तरह से, ये जलीय चक्र होता है। जैसे देखो, ये मान लिया हम, अगर ये मान लिया हम समुद्र हो गया, राइट, ये समुद्र हो गया, ये सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया। तो ये क्या करेंगे ना, सूर्य की गर्मी से ये वाष्पित होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये वाष्पित होके, ये जल जो यहाँ पे है ना, ये वाष्पित होकर ऊपर जाता है। एंड फिर ऊपर बादल बनाएगा, बादल से फिर वर्षा होगी, वर्षा होकर फिर से धरती पे आ जाएगा, फिर यहाँ से वाष्पित होकर एक जल चक्र का ये निर्माण करते जाएगा ऐसे। ठीक है, एक चक्र के बेसिस पे ये चेंजिंग होते जाएगा, और ये खुद से ही खुद का पुनर्चक्रण करते हुए एक नवीकरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, जब पृथ्वी का 3/4 भाग अगर जल से गिरा है, तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तभी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ठीक है, ये माइंड में क्वेश्चन तो आता ही होगा जब तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे, जो अभी तुम समझ रहे हो जो, तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में एक चीज तो आ ही रहा होगा कि जब 3/4 भाग हमारा जल से गिरा हुआ है पृथ्वी का, ठीक है, 3/4 भाग पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है, तो और इसके साथ ही साथ जो है ना, जल एक नवीकरण करता है, खुद को जल चक्र के द्वारा खुद का पुनर्भरण करता है। तो विश्व के अनेक देशों या अनेक क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वहां जल की कमी कैसे हो रही है फिर?
जबकि जल खत्म नहीं हुआ। नवीकरण के माध्यम से जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं नवीकरण के माध्यम से, वो फिर से जल चक्र की प्रक्रिया अपनाते हुए फिर से वो मेंटेन कर ले रहा है। तो फिर भी कमी कैसे होती जा रही है, क्यों हो रही है? तो ऐसी भविष्यवाणी क्यों जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जो है जल का नितांत कमी भी झेलेंगे? क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखो, जल की दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? जल की दुर्लभता क्यों हो रही है और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम समझते हैं कि जल एक विशाल भंडार से होने के साथ ही एक नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि हमें जल का दुर्लभता जो है ना, उसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जल अगर नवीकरणीय संसाधन है, जैसे नवीकरण योग्य इसके गुण है कि वो खुद को फिर से पुनर्भरण करते रहता है, और जल के एक विशाल भंडार यानी लगभग तीन चौथाई भाग धरती पर जल है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जल की दुर्लभता कैसे सहने पड़ सकती है? इसके बारे में सोच के थोड़ा सा अजीब सा नहीं फील होता है कि जब इतना पानी है फिर भी जल की कमी कैसे है? तो लेकिन अगर इस तरह से हम समझे कि जल की कमी की अगर हम बात करते हैं तो तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र हो गए या सूखाग्रस्त इलाके हो गए, इसका ध्यान आता है। ठीक है, जल की कमी के बारे में सोचते हो ना तुम कि सूखा कहीं पड़ा होगा, कहीं पे वर्षा कम हो रही है तो सूखा ही पड़ेगा, वर्षा भी कम हो रही है, ऐसे करके। जैसे उदाहरण के स्वरूप तुम राजस्थान के बारे में सोच सकते हो। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र जो है, वहां पे कम वर्षा भी होती है, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल के भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारनियों के चित्र चित्रित होते हैं कि एक जगह से जाकर दूसरी जगह से पानी भर के जो लोग ला रहे हैं कि उनके गांव में पानी नहीं है, इसके वजह से ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में चलती है। वर्षा में जैसे वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। ठीक है, जैसे वर्षा जब होती है ना, वर्षा एक वार्षिक होती है, एक मौसमी होती है। ठीक है, इन दोनों में परिवर्तन की वजह से जल संसाधन जो उपलब्ध है ना, वो कम होते जा रहा है और अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से उसको मिलता है। परंतु अधिकतर रूप से अगर देखें हम अधिकतर रूप से देखें तो जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। ठीक है, जल की कमी किस बेसिस पे होती है? जल की कमी का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका अति शोषण कर रहे हैं, जल का अति शोषण कर रहे हैं ये, और इसका अत्यधिक प्रयोग करने के साथ ही साथ समाज के जो विभिन्न वर्ग है ना, समाज के जो विभिन्न वर्ग है उनमें जल का असमान वितरण होता है, जिसकी वजह से जल की कमी हो रही है। ठीक है, क्या यह संभव कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहां जल की दुर्लभता हो? ये हो सकता है, एक कंडीशन में उसे हो सकता है कि प्रचुर मात्रा जल की है, जल की प्रचुर मात्रा है लेकिन पीने वाले नहीं है, गंदा जल है या अलवणीय जल है, जो सॉरी लवणीय जल है, वो सारी चीजें तुम नहीं पी सकते वो पानी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे कई सारे इसके उदाहरण है। उदाहरण स्वरूप में यही है, जैसे अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। ठीक है, जल दुर्लभता के एक और कारण अगर हम देखें तो ये जो जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है अत्यधिक और बहुत तेजी से जो ग्रो कर रहा है हमारा भारत की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या, अगर इतनी तेजी से जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसके कारण क्या, जल की मांग क्या और बढ़ती जा रही है। जल की जो बढ़ती मांग जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, उसके कारण क्या, असमान वितरण को यह जन्म दे रहा है। और जल का जो असमान वितरण हो रहा है ना, यही जल कमी की एक परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें जल की कमी के दो परिणाम मिल गए, एक यहाँ एक दूसरा यहाँ पे। ठीक है, जल जो है ना अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए, ये भी है। जल एक ही चीज के लिए तो नहीं चाहिए, जनसंख्या ज्यादा है इसी के लिए बस जल थोड़े चाहिए। जल बस इसी के लिए नहीं चाहिए ना कि जनसंख्या वहां की ज्यादा है तो वहां जल ज्यादा चाहिए। अब वो पूरी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, भारत का ही देख लो, भारत में मैक्सिमम लोग किस चीज पर निर्भर है, कृषि पर, खेती करना पसंद करते हैं, खेती ही होता है मैक्सिमम। तो क्या करेंगे वो, जनसंख्या अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होने के बाद ये उनके खेत हो गया, अब खेत में जो अनाज उगाएंगे उसको उसको सिंचाई करने के लिए भी तो पानी चाहिए ना, और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब अब इसको अगर सिंचाई इसका करना है, जो कृषि क्षेत्र है ये, इसका अगर सिंचाई करना है हमें,
तो जल संसाधन जो होंगे, जैसे कोई मोटर लगा देता है या कोई मशीन लगा दिया जाता है, हैंडपंप लगा देता है, जिससे वो निकल पानी बाहर है, जिससे इसकी सिंचाई की जा सके। इससे क्या अति शोषण करते हम जा रहे हैं, जल का अति शोषण कर करके हम खेतों में पानी डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। ये भी एक जल की कमी का कारण हो रहा है धीरे धीरे। और और अगर हम देखें तो शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है, ठीक है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। देखो, शुष्क कृषि भी होती है, लेकिन मैक्सिमम पानी हम किस चीज में, मैक्सिमम पानी हमारा जो जाता है ना, मैक्सिमम पानी जो वेस्ट होता है या जाता है, वो कृषि की सिंचाई में जाता है, ठीक है। सिंचित कृषि में जल का मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन शुष्क कृषि जो होती है ना, शुष्क कृषि तकनीक, हम शुष्क मौसम में भी हम खेती कर सकते हैं, शुष्क कृषि भी होती है, ठीक है, शुष्क मृदा में भी। लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार या इसकी क्रांति नहीं आई है, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, नहीं करना चाहते, वैसे चीज है, ठीक है। लेकिन देखो, एक चीज अगर तुम समझो अच्छे से, तो तुम्हें एक चीज अच्छे से समझ में आएगा कि अभी हमारे देश में शुष्क कृषि तकनीक और सूखा प्रतिरोधी जो फसल होते हैं, कि ऐसे एरिया में जहाँ सूखा पड़ रहा है वहां पे ऐसे फसल उगाया जाए ना, जो कि सूखा से उसका कोई ज्यादा इफेक्ट ना हो, और वो जो फसल हो ना बहुत अच्छी फसल हो जाए। तो ऐसे फसल, यानी जो सूखा प्रतिरोधी फसल है और शुष्क कृषि तकनीक जो टेक्नोलॉजी है, इसको कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता जान पड़ती है फिलहाल, ठीक है। देख सकते हो, ये लाइन लगा के पानी लेने के लिए खड़े हैं बस ये लोग, पूरा का पूरा ये दिख रहा है, ये दूर से पानी लेकर जा रही है मैडम, माता जी, ठीक है। अब ये देखो, पानी पानी चारों ओर है, बाढ़ आ गया पूरा, लेकिन इसको पी नहीं सकते हम, इतना गंदा पानी है ये, पानी दिख रहा है, इतना गंदा पानी है ना, इसको कोई पानी ये पी ही नहीं सकता। अब ये पानी दूर से ला रही है, ये पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो ये, जब तुम सोचते हो ना कि जल की कमी, और फिर ये सोचते हो कि पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, तो तुम्हारे माइंड में ये चीजें आएंगी कि राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है वो तुम्हारे माइंड में आएगा पहले तो, कि हाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे पानी नहीं है। क्यों नहीं पानी है फिर, जब 3/4 पृथ्वी का 3/4 पर इतना सारा पानी है, तो फिर यह दिमाग में आएगा ही। फिर नहीं तो तुम ये सोचो कि राजस्थान की कुछ महिलाएं या कहीं और की महिलाएं का तुम सोचते होगे कि सिर पे पानी लेके दूसरे जगह से दूसरे जगह जा रही हैं, एक जगह से दूसरे जगह पानी लाने के लिए बस मेटकी मटकी उटकी सब लेकर जा रही हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में आएंगी। फिर तुम सोचोगे कि इतने सारे पानी है, इतने सारे पानी है, तो ये क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो जल की कमी के कुछ कारण जो हम यहाँ पे निभाए, कि देखो, जल मैक्सिमम किस चीज में, खेती में यूज हो जाता है हमारा, जो पानी पीने वाला वो सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा यूज हो जाता है वैसे। लेकिन अगर शुष्क कृषि हम करने पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, शुष्क कृषि वाली टेक्नोलॉजी का यूज करें, एंड जहाँ पे सूखा हो रहा है वहां पे पानी तो लगता है, बहुत ज्यादा पानी वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं वो जहाँ सूखा पड़ता है, क्योंकि खेती करनी है, उनकी भी प्रॉब्लम यही है कि खेती करना है उनको। लेकिन सूखा प्रतिरोधी जो फसलें होती है ना, सूखा प्रतिरोधी जो फसलें होती है, अगर उसकी हम खेती करना स्टार्ट कर दे, तो अगर उसकी हम खेती करना स्टार्ट कर दे धीरे धीरे, तो पानी की कम वेस्टेज होगा एंड पानी कम ही जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अगर आपने टेलीविजन के विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुआं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल उपलब्धता में कमी हो सकती है, और भोजन सुरक्षा जो है ना वो खतरे में पड़ सकती है, जो फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। विज्ञापनों में जैसे देख रहे हो तुम कि बहुत से ऐसे किसान है कि क्या कर रहे हैं, खेत अंदर से पानी निकाल के क्या बोलते हैं उसको, कुओं से पानी निकाल निकाल के खेतों को मतलब सिंचित कर रहे हैं, उसी सिंचित कर करके उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक तरह से ये सोचो कि कुआं का पानी पीने योग्य है, ठीक है। आप जब वो पानी निकाल निकाल के खेतों में बहुत ज्यादा डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, भौम जल स्तर जो होगा ना वो भी तो डाउन होगा। अब भौम जल स्तर डाउन होगा ही फिर वहां से, ठीक है। इससे भी जल की उपलब्धता में क्या कमी हो रही है। अब जल की उपलब्धता में कमी होगी तो भोजन नहीं मिल पाएगा, पानी कम होगा, एंड धीरे धीरे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी जो तुम्हारा है ना, फूड सिक्योरिटी होता है वो खतरे में पड़ जाएगी फिर। अगर स्वतंत्रता के बाद के भारत में देखें ना, स्वतंत्रता बाद के भारत में, तो इसमें तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ,
और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी जो है बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। ठीक है, उद्योग जो होते हैं ना, बहुत सारी आजकल अगर तुम देख रहे हो ना, स्वतंत्रता के बाद से औद्योगिकरण, औद्योगिक यानी बहुत सारी फैक्ट्रियां देश में लगी, बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सारे तीव्र गति से इसका प्रसार हुआ। एंड शहरीकरण इसके साथ ही, जैसे जैसे औद्योगिकरण का प्रसार हुआ, उसका पीछे पीछे शहरीकरण का प्रसार भी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आजकल अगर तुम देख रहे हो तो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एमएनसी हैं, वो सारी कंपनियां हर जगह कार्यरत है। ठीक है, अब इनको, अब ऐसे उद्योगों की जो संख्या बढ़ते जा रही है, उसके लिए क्या ऑलरेडी जल संसाधन जो ना, उसका क्या हो रहा है, उस पर दबाव बढ़ रहा है। अब उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा कहाँ से आएगी, ये ऊर्जा का जो काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। वर्तमान समय में अगर भारत में हम देखें तो कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में अगर हम देखें पॉइंट, तो भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण न केवल ऊर्जा या जल की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, अपितु इनसे संबंधित समस्या और भी गहरी हुई है। ठीक है, अब जैसे जैसे शहरों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, या हमारे देश की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, और शहरी जीवन शैली के कारण बस नहीं जल का संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके साथ साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हो रही है। जल और ऊर्जा के मतलब कंजप्शन में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हुआ, इसकी आवश्यकता में बढ़ोतरी होने के साथ साथ क्या हो गया, इनसे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो और भी गहरी होती जा रही है। ठीक है, यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। सॉरी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और उनकी कमी होती जा रही है। ठीक है, अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है। देखो, अगर तुम बिहार का एक कंडीशन तुम्हें हम दे रहे हैं, बिहार में तुम ना एक साइड जाओगे ना, एक साइड जो पूर्णिया का इलाका हो गया, या जो कोसी नदी के एरिया हो गया, तो एक साइड में जाओगे ना, उत्तरी बिहार शायद उसको हम बोलते हैं, एक साइड जाओगे ना बिहार में, तो उस साइड बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, कोसी नदी की वजह से बाढ़ आती है, बाढ़ से डूबा रहता है। एंड ठीक उसके जब तुम अपोजिट वाले साइड में जाओगे ना, वहां सूखा पड़ता है, वहां पे पानी की कमी मिलती है। ठीक है, तो एक तो हम समझ गए कि सूखा पड़ता है, जिस साइड सूखा पड़ता है उधर किस जैसे शुष्क कृषि पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए तकनीक यूज करके। एंड सूखा क्षेत्रों में जो फसल अच्छे से हो, विकसित हो। सॉरी, हाँ, हम कहते हैं, हाँ, देखो, जहां पे सूखा पड़ा था, ये चीज हम समझे कि दो दो साइड होते हैं। पहले तो एक जगह बहुत सूखा पड़ता है, एक साइड सूखा पड़ता है, एक दूसरा साइड अगर हम देखें तो वहां पर बाढ़ ही आते रहता है, पानी की कमी नहीं होती, मतलब बाढ़ 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 की पानी आती रहती है। एक कंडीशन तो हम समझ गए कि जो सूखा वाला क्षेत्र है उसमें कैसे शुष्क कृषि तकनीक का यूज करो। एंड जो सूखा क्षेत्रों में जैसी फसल कंजप्ट कर जाती है, ऐसे फसलों को भी उगाया जा सकता है, जिससे उस क्षेत्र में पानी को जो भौम जल स्तर उस क्षेत्र में गिरते जा रहा है, उसको फिर से एक रिन्यू कर किया जा सकता है, उसको एक लाइन पे लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से हम दूसरा साइड भी समझेंगे जहाँ पे पानी पानी है, पानी जो होता है काफी जल संसाधन जहाँ पे है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। ठीक है,
तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे जहाँ काफी जल संसाधन है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में जल की जो दुर्लभता है ना, जल की कमी है, उससे ये सहन करना पड़ रहा है। ये दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पहला पॉइंट, ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, ऐसे क्षेत्रों में या तो होगा कि जो पानी होगा वो बहुत गंदा होगा, या गुणवत्ता उसकी बहुत गंदी होगी, खराब होगी। इसकी वजह से अगर हम पिछले कुछ वर्षों से के बारे में अगर जानेंगे, तो लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ा के बारे में अब थोड़ा सा एक गहन विचार करें उस पे, तो हमें ये पता चलेगा ना कि जो प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है ना, ये होने के बावजूद भी ये जो है ना घरेलू मतलब ये जो खराब होते हैं या प्रदूषित होते हैं, ये घरेलू हो गए या औद्योगिक अपशिष्ट इसमें मिक्स होते हैं, या रसायन या कीटनाशक मिक्स होते हैं, और जो कृषि में हम उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं ना, इनके वजह से ये प्रदूषित दिख रहा है, जो कि मानव जो उपयोग करने के लिए खतरनाक है। ठीक है, अगर आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग के लिए हमें जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाए, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं को निरंतरता को सुनिश्चित करें, और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित यानी डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। ठीक है, और अब इस तरह से जो चेंजिंग आ रही है, जल की दुर्लभता हर क्षेत्रों में जैसे बढ़ते जा रही है, इसे इसके अकॉर्डिंग और समय के अनुसार देखें हम इस अकॉर्डिंग, तो जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने की हमें मतलब भरपूर प्रयास करना चाहिए, एंड बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इससे इसके अलावा हम अगर देखें तो स्वास्थ्य संबंधी खतरों से भी बचाना, खाद्यान्न सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। अगर इसी तरह हम जल संसाधनों का अति शोषण या कुप्रबंधन जो हम कर रहे हैं, ये इसी तरह से अगर लगातार चलता रहा, तो जल संसाधन का मतलब ह्रास होने से और प्राकृतिक संकट, जो पारिस्थितिकी संकट क्रिएट हो रही है, वो बहुत गंभीर समस्या पैदा कर सकती है आने वाले समय में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बहुउद्देश्य नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रवर्धन के बारे में, कि बहुउद्देश्य जो नदी परियोजनाएं लागू की गई है, इसके साथ साथ जल संसाधन प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, इन सारे पहलुओं पर विचार करेंगे। कुछ पॉइंटर्स में कुछ नए नए पॉइंटर्स से समझेंगे हम। ठीक है, हम जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, पहले तो ये समझो कि जल का संरक्षण और प्रबंधन हम कैसे करेंगे। इतना तो आपने बता दिया कि जल का संरक्षण और प्रबंधन हमें करने चाहिए, नहीं तो जल ऐसे हो जाएगा, हमें ये इफेक्ट होगा। लेकिन इसका प्रबंधन या संरक्षण हम कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक के ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों का तटबंध या नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने ये परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए। ठीक है, अगर हम अपना हिस्टोरिकल अभिलेख यानी रिकॉर्ड देखें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बेसिस पर अगर हम बात करें या देखें, तो हमें ये पता चलेगा ना कि प्राचीन काल में जो हम सिंचाई करते हैं ना, सिंचाई करने के लिए क्या करते थे हम, एक बांध बनाते थे, पत्थरों या मलबों से एक बांध क्रिएट करते थे, जलाशय या झील, तटबंध या नहरों जैसी एक आकृति का निर्माण करते थे, जिससे पानी एकदम सेपरेट, वो ज्यादा वेस्ट नहीं होता, एक लाइन में आता था, सिंचाई होता था, एंड पानी ज्यादा वेस्ट होने से बच जाता था। ठीक है, लेकिन बांध क्या है, अब बांध क्या है और हमें वो जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता कर सकते हैं। देखो, पहले तो ये परंपरागत बांध नदियां और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के बाद से उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते थे। पहले जो थे परंपरागत बांध, जो वो क्या करते थे, नदियों और वर्षा जल को जो इकट्ठा करने के बाद उसे सिंचाई, खेतों की सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध करवाते थे। लेकिन आजकल जो बांध है ना, सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य जो है ना, विद्युत उत्पादन, घरेलू या औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन, इन सारी चीजों से किया जाता है। ये बहुउद्देश्य परियोजना है। ठीक है, पहले जो बांध बनाए जाते थे, उसके वजह उससे क्यों बनाए जाते थे, खेतों की सिंचाई करने के लिए,
और जल का इकट्ठा करके उससे खेतों की सिंचाई की जाएगी अच्छे से, एक सेपरेट एरिया को उसके लिए बनाया जाता था। लेकिन अब जो बांध बनाए जाते हैं उसका एक उद्देश्य नहीं, उसका बहुउद्देशीय है। जैसे विद्युत उत्पादन करना, घरेलू या औद्योगिक उपयोग के लिए इसका यूज करना, जलापूर्ति करना, एंड किसी क्षेत्र में जैसे सूखा पड़ रहा है तो उस क्षेत्र में पानी मोड़ के वहाँ की जलापूर्ति को पूरा करना। इसके साथ ही साथ बाढ़ को नियंत्रित करना, मनोरंजन के साथ ही साथ बहुत लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं इंटरटेनमेंट पर्पज से, नौ संचालन कराना एंड मछली पालन करना उस सेपरेट एरिया में। ये सारी चीजें बहुत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत की जाती है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत क्या एकत्रित जल में के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सतलुज ब्यास बेसिन में भांगड़ा नागल परियोजना, सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना, ये जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार अगर हम देखें महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जो है जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए समन्वय है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत गर्व के साथ जो बांध बनाए जाते थे, भखड़ा नांगल बांध, ये सब सारी जो बांधे बनाई जाती थी, इसको ये आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। ठीक है, अगर पिछले कुछ वर्षों के मुताबिक अगर देखें तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं उत्पन्न हो रही है और जो बड़े बांध बन रहे हैं तो सवालों के घेरे में आते जा रहे हैं। अब किन सवालों के घेरे में आते जा रहे हैं? जैसे देखो, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने के लिए उनका प्राकृतिक बहाव क्या अवरुद्ध हो जाता है। अब जैसे किसी नदी पे तुम उसके बहाव को नियंत्रित करने के लिए जो तुम बांध बना रहे हो, बांध बनाने से क्या हो, प्राकृतिक रूप से जिस साइड से वो बहते जा रही है उसका मार्ग क्या होगा, अवरुद्ध होगा, जिसके कारण उसका तलछट बहाव क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों के भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदी को टुकड़े में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों को नदी में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है और कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं अभी। ठीक है, लेकिन इस परियोजना का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। इन बांधों को बनाने के लिए ना एक जो सेपरेट लोग होते हैं, एक उस एरिया में जो लोग रहने वाले होते हैं, वो बहुत मात्रा में वहां से पलायन करना, उनका विस्थापन करना पड़ जाता है। इसकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया या टिहरी बांध आंदोलन हो गया, इनका भरपूर पुरजोर रूप से विरोध किया जा रहा है। आमतौर पर जो स्थानीय लोग होते हैं ना, आमतौर पर जो स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका या संसाधनों से लगाव, नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों या बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या ये वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठाते हैं? जो भूमिहीन रहते हैं ना, गांव के भूमिहीन, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है स्वयं की, वो इन परियोजनाओं का लाभ कहाँ उठाते हैं? जो लाभ उठाने वाले तो मुख्य रूप से कौन होते हैं? जमींदार होंगे या तो बड़े किसान होंगे या उद्योगपति होंगे या कुछ नगरीय केंद्रों के जो मिल बांट के रहते हैं वो होंगे। तो इसका प्रॉफिट वहां के रहने वाले जो भूमिहीन किसान हो गए या भूमिहीन लोग हो गए, उनको ये प्रॉफिट इसका नहीं मिलता, जिससे इनका पुरजोर विरोध हो रहा है। ठीक है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहां किसान जल गहन वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति के परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों,
अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य ही बदल गया है। जैसा कि अगर हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में अगर हम साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने से परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे के लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं करंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नहीं है, देखो यही बस 2-3 पेज है, बाकी खत्म हो गया। ज्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ मेन पॉइंट जो तुम्हें समझना है ना वो पॉइंट तुम समझ जाओ, बस वही तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, अब नदी परियोजनाओं के ऊपर उठी अधिकतर आपत्तियां या उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। ठीक है, यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो नदी पे हम बांध बनाते हैं ना, तो नदी का पानी वहां मतलब स्ट्रेट हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद वो डाइवर्ट होके आप जिस दिशा में उसको भेज रहे हो उस दिशा में तो चला ही जाएगा, लेकिन वो जहां पे स्थिर होने लगता है ना, तो धीरे धीरे उसके नदी की जो तलछट होती है ना, नीचे की परत, तलछट जमने लगता है। वहां पे तलछट जैसे जैसे जमने लगता है, तलछट जमा होने लगता है धीरे धीरे। अब जैसे जैसे जमा होने लगेगा वो चट्टानी रूप धारण कर लेता है। नीचे से नदी का जो तलछट होता है वो चट्टानी रूप धारण कर लेता है, जिससे क्या होता है जो जलीय जीव होते हैं वो जो मिट्टी से खाना निकालते हैं वो नहीं निकाल पाते, जिससे उनकी डेथ हो जाती है और वो उनकी संख्या में कमी होने लगती है उसके साथ ही साथ। अब इसके अलावा अब तलछट जम गया, पानी अब एक्स्ट्रा जो आएगा वो पानी नीचे से या साइड से नहीं जाके ऊपर से निकलना स्टार्ट करेगा, जो कि ये बाढ़ आने का कारण एक बनते जा रहे हैं। अब अत्यधिक वर्षा होने की दशा में बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल होते रहते हैं। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें तो 2006 में जो महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों के छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई थी। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण और समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां हो गई, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। अब नेक्स्ट सबसे ज्यादा वर्षा के पानी को हम अगर कंट्रोल करें तो वो कैसे, वर्षा जल संग्रहण कैसे करना चाहिए जिससे जो हमारे मीठे पानी या हमारे जो पानी का कंजप्शन है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। जैसे देखो बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र और इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के असफल यानी अलाभ मतलब उसका लाभ नहीं मिलने के ऑप्शन के तौर पे यानी विकल्प के तौर पे एक वर्षा जल संग्रहण का भूमिका ज्यादा इसमें अच्छी हो जाती है एक तरह से। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। ठीक है, लोगों को वर्षा, पत्ती और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनके जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल हो गया, नदी जल हो गया या बाढ़ जल संग्रहण हो गया के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र अगर देखोगे इस क्षेत्र में लोगों ने गुल अथवा कोल यानी पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई थी। अगर पश्चिम भारत देखोगे, पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम हो गया था। प्राचीन काल की बात हो रही है जो प्राचीन भारत में होती थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपनी खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे भी बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के अगर जिले जैसलमेर के खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इनके उदाहरण के रूप में मिलते हैं हमें। ठीक है, प्राचीन काल के अगर बेसिस पे देखो तो राजस्थानी क्षेत्रों में छत पे जो पानी हो गया ये यहाँ पे मतलब कंडक्ट करना, उसको सेफली रखना। इसके साथ साथ ही जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में खादीन हो गया और जोहड़ जैसे इसके प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान के अगर अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों
विशेषकर बीकानेर हो गया, जो फलौदी हो गया या बाड़मेर हो गया, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते थे। ठीक है, भूमिगत टैंक बनाया जाता था पहले के ज़माने में, भूमिगत टैंक लगा के रखते थे वो लोग। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में इस 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका था। टाँका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अभिन्न हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों के ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। ठीक है, टाँका क्या है? टाँका क्या है? राजस्थान में पानी को संग्रहित कर वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए भूमिगत एक टंकी टाइप का क्षेत्र बनाया जाता था। लोग जो लगभग एक कमरे के आकार का होता था। अब कर किया क्या जाता था, छत पर वर्षा जल का जो संग्रहण किया जाता था, वहां पे एक पाइप लगा दिया जाता था और पाइप के माध्यम से उस जल को उस टाँके के अंदर लगा दिया जाता कि पूरा का पानी वहां संरक्षण हो जाए, पूरा का पूरा पानी उसी अंदर चले जाए, टंकी के अंदर चला जाए। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। ठीक है, वर्षा का जो पहला पानी आता था ना, उससे क्या किया जाता था, पहले तो छत को साफ कर दिया जाता था। वर्षा के पहले पानी से छत को साफ कर दिया जाता था और जो नल होते थे उस सारे की साफ सफाई कर दी जाती थी, ताकि जो पानी टंकी में जाए, टंकी में जो पानी जाए वो गंदा पानी ना जाए, वो साफ पानी जाए, पीने योग्य पानी उसमें जाए। ठीक है, और इसके बाद वाले जो होने वाली वर्षा का जल क्या है, संग्रह कर लिया जाता था फिर। ठीक है, टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने की जल उपलब्ध कराने वाले जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पोलर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, इन क्षेत्रों में इसे वर्षा जल को पोलर पानी कहा जाता है। प्राकृतिक जल के शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। ठीक है, यह दुख की बात है कि आज अगर पश्चिमी राजस्थान में हम जाए तो उसके छत पर वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। ठीक है, ये दुख की बात है, क्योंकि देखो पश्चिमी राजस्थान में जो पहले ये कार्य की जाती थी, छत पर वर्षा जल संग्रहण, टाँका बनाना, ये सारी चीजें, ये अब इंदिरा गांधी जो नहर है इससे उपलब्ध जो 12 मासी पेयजल उपलब्ध हो रहे हैं, इससे ये जो चीजें पहले किए जाती थी, ये सारी चीजें कम होती जा रही सुविधाएं। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर कर्नाटक के मैसूरी जिले में स्थित एवं सुदूर गांव गंडाथोर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग की जा रही वर्षा जल संग्रह ढांचों के बारे में अधिक जानकारी की ये जो दिख रहा है ना, ये क्षेत्र देख लो। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। देखो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, इससे पानी ये बहते बहते इससे निकल रहा है, ठीक है। 10 भराई के साथ यह संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल की संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो जल के संसाधन क्यों आवश्यक, जल संसाधन की संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी करंटली सिचुएशन देखे तो बहुत सूखे की समस्या, सारी चीजें उत्पन्न हो रही है, जिससे जल के संग्रहण का बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चंस एक बार देख लो, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताओ, बाकी वीडियो को लाइक कर दो एंड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लिखोगे तुम, कोई भी क्वेश्चन हो। इसके साथ ही साथ तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो या लाइव हो तो तुम्हें नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए, मिल जाए, और तुम जल्दी से क्लास से जुड़ के क्लास कंप्लीट कर सको अच्छे से। ठीक है, अब एक बार लास्ट टाइम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि हमारा जो द हिंदू का करेंट अफेयर का जो क्लास चलता है,
द हिंदू करंट अफेयर का क्लास सुबह में 10 बजे चलता है एंड इसके बाद एनसीईआरटी का क्लास चलता है हमारा। हालांकि अभी तक 2 ही क्लास चल रहे हैं, ये 2 ही क्लास अभी लगातार जारी रहेंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में 2 क्लास से 3 क्लास भी हो जाए। बाकी एनसीईआरटी का क्लास का जो अपलोडेड वीडियो होगा वो रात को 8 बजे अपलोड होता है, डेली के डेली। ठीक है, तो क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही सुबह में हम लाइव आए 10 बजे द हिंदू का करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है ना कि इसको ऑन टाइम ही करो तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो जब लाइव हो ना, लाइव पे अगर तुम करंट अफेयर कर ले तो ज्यादा बेहतर हो रहेगा वैसे। ठीक है, ताकि तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा ना वो कमेंट सेक्शन में तुम डालोगे एंड उसी टाइम ऑन टाइम सॉल्व हो जाए वो। ठीक है, तो अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, बाकी मिलता हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखना। जय हिंद।